ओके, सिट स्ट्रेट, सीधे होके बैठ जाइए, कमर गर्दन एक लाइन में सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 ओमकार चैंटिंग, breathe in, breathe in, breathe in, ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. Good evening everyone. Okay, research method. Okay, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हमारा रिसर्च मेथड के 12 जो पॉइंटर थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, 12-13। तो अभी आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। पहले तो वो 12 स्टेप्स कौन से हैं रिसर्च का, वो मुझे बताइए, कौन कौन से स्टेप्स हैं। आपने अगर उसके बारे में कुछ होमवर्क किया है या जो मैंने सिखाया है वो, या ऐसे ही मतलब सीक्वेंस नहीं रहेगा तो भी चलेगा, जो कुछ आपको याद है कि रिसर्च अगर करना हुआ तो क्या मेथड है, क्या स्टेप्स है उसके, कैसे जाओगे आप। किस विषय में करना है ये पहले सब्जेक्ट चूज करना है। ओके। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके लिए हमको कौन से एज के लोगों से करवाना है, कहाँ पर करना है। ओके। और पहले जो इस पे रिसर्च किया है उसके बारे में न पढ़ना। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद और पहले जहाँ भी वो मेथड है वो कौन से ग्रंथों में क्या क्या उसके ऊपर लिखा है ये भी पढ़ना है। लिटरेचर रिव्यू करना। वेरी गुड। उसमें से अगर कोई हमने को अगर जो पहले की सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जो फर्क हो रहा है तो थोड़ा हमें पहले पढ़ना ही है। बराबर, ठीक है। उसके बाद आपको है ना नाम, वो जो नाम है इंग्लिश में हाँ, है ना, वो कंटेंट है वो नहीं समझ में आएगा मत बोलो, कोई बात नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि आपको ये समझ में आए आपके खुद के शब्दों में कि रिसर्च करना कैसे है। जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि हाँ, अगर आपको मैं ये बोलूं कि चलो आपके घर में है ना एक फंक्शन होने वाला है, आपके घर में आपने कुछ बर्थडे पार्टी, आपके प्रमोशन की पार्टी ऐसे कुछ होने वाली है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब आपको वो ऑर्गेनाइज करना है, वो आपके घर में बर्थडे पार्टी है या आपके प्रमोशन की पार्टी है या आपके रिटायरमेंट की पार्टी है, कोई भी एक पार्टी होने वाली है और आपको उसकी तैयारी करनी है। और आपको अकेले तैयारी करनी है पर दूसरे लोग का सहयोग ले सकते हो।
तो आप मुझे बताइए क्या क्या करोगे उसके लिए। बर्थडे डेट को कंसिडर करके कितने दिन है, उस हिसाब से फिर हम कितने जनों को बुलाना है पार्टी के लिए, और उस हाँ। पार्टी में मेनू क्या रहेगा, हम्म, टाइम क्या रहेगा, हम्म, ये सभी चीजें। और हमको अगर घर पे करना है, कोई हॉल लेके करना है। बराबर है ना। ऐसे तैयारी करते हो कि नहीं, कि अचानक से बस ऐसे ही हो जाता है पार्टी। ये चलो शादी पकड़ लेते हैं, शादी की जब तैयारी होती है कि कोई शादी है, मतलब लड़का लड़की हो गया है, उनका एंगेजमेंट हो गया, अभी शादी की तैयारी करनी है, तो करते हो कि नहीं, उसका पहले से क्या करते हो, बजट बनाते हो, है ना, कहाँ पे करना है वो करते हो, तैयारी क्या क्या करते हो, उसमें कितना लगता है कि नहीं, प्लानिंग लगता है कि नहीं, फिर भी इतना प्लानिंग करने के बाद जब शादी के दिन वो जाते हैं हम लोग, हॉल में जाते हैं, तो पता चलता है ये चीज छूट गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इसका नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता बहुत होता है ना, बहुत होता है। मतलब कितना भी तैयारी करो वो होता है। वैसे ही आपका रिसर्च है ये, है ना। तो उसमें चलो सबसे पहले तो आपने उसके 12 स्टेप जो है, हमें मुझे पहले ये है कि वो आपके 12 स्टेप, वो 13 स्टेप आपको मालूम ही होना चाहिए। उसके कठिन शब्द नहीं मालूम रहेंगे तो भी चलेगा, कठिन तो है ही नहीं, पहली बात तो एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन पहले वो मुझे बताइए कि वो कौन कौन से हैं। पहला उन्होंने बताया कि पहले तो समस्या ढूंढो, कि समस्या क्या, हमारी सोसाइटी में समस्या क्या है, किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो आप, बताइए। कोई है यहाँ पे, क्यों लगता है आपको कि रिसर्च क्यों, इसमें से किसी को इंटरेस्ट है क्या पीएचडी करने के लिए, पहले वो बताओ। पीएचडी करने के लिए किसी को इंटरेस्ट है क्या इसमें, है कि नहीं है वो भी बता दो। या है। आपका जब भी, अब जब भी एमए पार्ट 2 में जाएंगे तभी डेजर्टेशन तो कंपलसरी है, उसके बिना फिर पास नहीं होंगे आप। तो आप बताइए किसी को इंटरेस्ट है क्या, पीएचडी तक जाना है क्या, किसी को योगा में पीएचडी करना है क्या। डर लगता है कि बहुत ज्यादा वो नहीं वो जाने दो, डर तो अभी एमए करेंगे तो भी डर, डर का नहीं, एग्जाम में बैठने जाओगे तो भी डर है। ऐसे मन में इच्छा है कि नहीं है करने की। इच्छा तो है, लेकिन हाँ मैम मन में इच्छा वो एज पार्ट चला गया अपना। नहीं ठीक है, देखो उसके लिए पीएचडी के लिए तो कोई एज नहीं है, वो कोई भी एज में कर सकते हो, स्पेशली योगा के लिए तो और भी कोई एज नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है तो हम लोग उसके हिसाब से बात करते हैं, तब उसके हिसाब से आप सोचना चालू करो कि पहले तो आपको अगर करना है पीएचडी, मान लो कि आपका मास्टर्स हो गया है, अब आपको पीएचडी में जाना है, तो अभी ये लेवल पे जितना आपके पास नॉलेज है, मैं आंसर वही लेवल पे चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप पीएचडी हो गए वैसा आंसर दो मुझे। अभी ये लेवल पे आपको कैसा जो नॉलेज है उससे ही मुझे बता दो कि अगर आपको पीएचडी करना है तो कौन से टॉपिक पे करना चाहोगे और क्यों करना चाहते हो आप, उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा। सबसे मेन पॉइंट तो अभी जब देखते हैं तो मन की अस्थिरता सबकी है, छोटे बच्चों हाँ। की है, युवा की है, हम्म, बूढ़ों की है, सबकी है। हम्म, मन तो स्थिर किसी का भी नहीं है। बराबर। तो आप मन को स्थिर करने के लिए, मतलब जो एक तनाव होता है या मन की स्थिरता, लेकिन वो मन की स्थिरता सबको चाहिए क्या, कि मन कंसंट्रेशन हो जाए, ऐसा सभी सबको को चाहिए, चाहिए ना मैम, सबको है ना, चाहिए, क्योंकि सबको किसी को चाहिए। लेकिन बुरा। उससे क्या मिलेगा, अगर आप मन की एकाग्रता का कोई एक टेक्निक खोज भी लेते हो आप, तो उससे आपको आपको या सोसाइटी को क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एम क्या है। जो ये स्ट्रेस से भाग रहे हैं ना, उससे जो बीमारियां बढ़ी है वो तो कम होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। लेकिन हम्म, पहले मन स्थिर रख के अपने खुद पर स्वस्थ रहे। घर का स्वास्थ्य वो जो बिगड़ रहा है, चिड़चिड़ा होके हम्म। है दूसरों के लेकिन लिए। आपको कैसे मालूम है कि मन में बहुत सारे विचार हैं, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। सबकी लाइफ है ना, पर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे तो यही लग रहा है आज का चित्रण देखा तो।
अच्छा, समाज, घर, समाज, परिवार, फिर देश। लेकिन वो तो है, लेकिन ऐसे एकदम प्रूफ के साथ हम बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हो क्या कि इनके मन में बहुत सारे दिन भर चिंतन चलता रहता है, मन में विचार चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हमारा एक्चुअली रिसर्च का विषय ही यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां, उसका कारण क्या है, इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं? मैम कंपटीशन, आजकल का जो कंपटीशन है ना, इसलिए मन अस्थिर हो रहा है। हाँ, लेकिन आपने तो कंक्लूजन बता दिया। मैंने एक सवाल पूछा कि आज के समाज में लोग जो इतने परेशान हैं, उनकी परेशानी क्यों है ऐसे, उसका हमें समाधान ढूंढना है। मान लो ये हमारी समस्या है, ये एक प्रॉब्लम आपको सोसाइटी में दिखाई दी, ज्योति जी ने बोला कि वो कंपटीशन है इसकी वजह से, तो ज्योति जी ने क्या कहा, रिजल्ट ही बता दिया, मतलब बिना रिसर्च किए उन्होंने बता दिया कि कंपटीशन की वजह से ये समस्या है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइपोथेसिस, या हम दो तरीके से हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं। पहला रिसर्च तो ये माधुरी जी ने जैसे बताया कि हम रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी समाज में या हमारी सोसाइटी में जो इतने सारे तनाव हैं, उसका कारण क्या है ना, ये जानना। हाँ, मैं एक बोलूं थोड़ा सा हाँ रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो तनाव है, ये हमने हम सिर्फ तनाव भी नहीं बोल सकते, वो तो स्ट्रेस में आ जाएगा, हम दुख बोल सकते हैं, या है ये ना दुख कि जो हो हाँ। रहा है, इस हम्म दुख की वजह का तो जैसे हमने पतंजलि में सुयोग सूत्र में पढ़ा कि अविद्या, अस्मिता, राग, हाँ द्वेष, हाँ, ये जो क्लेश 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 है। क्लेश, हाँ। तो ये इन क्लेशों में से जो अविद्या है, जैसे कि हमने हम्म सत्य को सत्य ही मान के चल रहे हैं कि पैसा ही सब। हम्म। तो ये जो लेकिन देखो, आप तो पूरा रिजल्ट बता रहे हो, आप जो बता रहे हो ना, वो मैं आपने पूरा रिजल्ट ही बताऊं बता दिया। अच्छा हाँ, बताइए बताइए। कि इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि हम भौतिक नॉलेज में बहुत आ गए, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज नहीं बढ़ाया। तो आध्यात्मिक का नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, लेकिन इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो बनाओगे कैसे, हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे, टाइटल कैसे दोगे, ये प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, वो मतलब कौन सी प्रॉब्लम आप ढूंढना चाहते हो? आप तो सोल्यूशन बता रहे हो कि दुख आपने के तो बता कारण, दिया कि इसका दुख का कारण ये है, आपने योग सूत्र पढ़ा है, इसके लिए आपको लगता है दुख का कारण ये है, लेकिन हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने योग सूत्र नहीं पढ़ा, तो उनको नहीं पता चलेगा ये रीजन है। हो ना, तो तो वो उनको बताना। कैसे बताएंगे, उनको साइंटिफिक तरीके, उनको योग सूत्र पढ़ना ही नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं, योगा में योग सूत्र में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कैसे करोगे कि आपका जो ये दुख है उसका कारण ये है? तो आप पहली समस्या आपके मन में आई कि मुझे लोगों के दुख का निदान करना है, ऐसे आपको प्रॉब्लम एक समझ में आई, तो आपने क्या किया कि उस दुख को हमें दूर करना है, तो समाज में आए हुए पहले तो आपको दुख का कारण ढूंढना है। तो एक समस्या तो ये हो गई कि हमारे समाज में जो दुख है लोगों को, उसका कारण क्या है, और वो कारण जानने के लिए फिर आप बहुत सारे है ना, लोगों को क्वेश्चनियर फॉर्म में एक बना के भेज सकते हो। ठीक है, आप है ना, एक क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन टाइप करेंगे कि आपके दुख का मुख्य कारण क्या है, उसमें आप जितने पॉसिबल आपके आंसर हो सकते हैं उतना आपने डाला है कि आपके सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, आपका काम है, या कुछ ऐसे आपने क्वेश्चनियर बना लिया। ठीक है, और क्वेश्चनियर वो अपने सबको सर्कुलेट कर दिया कि भाई आप सभी लोग ये भेजो, और मान लो कि 100 लोगों ने वो क्वेश्चन का है ना बना के आपको रिप्लाई कर दिया। तब आपने उसमें देखा कि जो क्वेश्चन फॉर्म में आपने रिसर्च किया एक, उसमें निकल के आया, मान लो, मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रही हूँ, कि मान लो कि लोगों ने लिखा है कि जो काम है हमारा, या वर्किंग आवर्स है, या वर्किंग स्टाइल है, या फैमिली की वजह से, या किसी रीजन से कोई एक समस्या निकल के आई, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, जैसे 25% लोगों ने फैमिली को दुख का कारण माना, है ना, 50% लोगों ने काम को माना, फिर 25% लोगों ने कुछ और चीजों को माना, मान लो ऐसे बन के आया, चार्ट में ऐसे बन के आया। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा दुख का कारण कौन सा फैक्टर है, आप उसको चूज करोगे, है ना। तो आपको क्या निकल के आया कि लोगों के दुख का कारण ये है। ओके, या जैसे ज्योति जी ने बताया कंपटीशन भी एक है, तो वो कंपटीशन का भी आपने क्वेश्चनियर में वो डाल दिया था कि क्या क्या कंपटीशन आपके दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन आपके दुख का कारण है क्या, वो सब आपने डाला। तो वो क्वेश्चनियर में अगर कंपटीशन सबसे ज्यादा है, कि सबसे ज्यादा लोगों ने टिक किया कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन की वजह से मुझे दुख है, तो आपके पास कंक्लूजन निकल के आया कि लोगों के सबसे ज्यादा दुख का कारण जो है 41% लोगों ने दुख का कारण कंपटीशन बताया है। ये आपके पास समस्या आई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा कंपटीशन ही सबके दुख का कारण है, तो अब आप इसके ऊपर भी दूसरा एक रिसर्च कर सकते हो इसके आगे, कि कंपटीशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन की वजह से जो दुख होता है उसको हम योगा टेक्निक से कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो समस्या थी वो एकदम एग्जैक्ट समस्या आपको समझ में आई है कि हाँ यही दुख का कारण है। तो वो कंपटीशन को योगा से, कंपटीशन के दुख को योगा के तरीके से कैसे हम दूर कर सकते हैं, या योगा करने से कंपटीशन का दुख कम होता है, ये हमारा हाइपोथेसिस रहेगा, ये हमारा टाइटल रहेगा। मैंने एक टाइटल मान लिया कि कंपटीशन से, है ना, या योगा टेक्निक करने से कंपटीशन का दुख कम होता है, ये हमने एक हाइपोथेसिस मान लिया। ठीक है, हमारा एक टाइटल तैयार हो गया, हम इसके ऊपर फाइनल रिसर्च करने जाएंगे। अब हमने क्या किया, अब इसके ऊपर सर्च करना चालू किया। हमें एक समस्या समझ में आई थी, समस्या क्या है वो ढूंढ के हमने निकाल लिया सोसाइटी में से। अब समस्या के ऊपर हमें रिसर्च करना है, तो पहले ढूंढेंगे कि किन लोगों ने इसके ऊपर पहले रिसर्च किया है। उसको कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू करना, पहले के जो ग्रंथ है उनको पढ़ना। तो आपने वो शोध गंगोत्री के ऊपर जाके योगा के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, दुख के ऊपर जिन लोगों ने भी रिसर्च किया है उसको पढ़ा। कंपटीशन के ऊपर कौन कौन सी किताबें हैं, कंपटीशन से हमारे शरीर के कौन कौन से, है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव होता है, शारीरिक मानसिक, है ना, भावनात्मक क्या प्रभाव होता है, आप उसको पढ़ेंगे। और है ना, किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कंपटीशन है ना, ये सब करके आपको निकल के आएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कौन से लोग हैं, आप पहले तो ये डिसाइड करोगे कि मुझे थियोरेटिकल वाला करना है या प्रैक्टिकल वाला रिसर्च करना है। ये जब भी लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि मुझे एक्सपेरिमेंटल करना है, डेटाबेस एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर थियरी वाला करना है, क्वालिटेटिव करना है या क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है ना, ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर आपने बोला कि मुझे एक्सपेरिमेंटल वाला करना है, तो अब उसके लिए क्या करोगे आप, आपको लोग चाहिए जो योगा कर सके और वो कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं। हाँ प्रणीता जी, कुछ पूछना है क्या? मैम कुछ नहीं। अच्छा, आपका माइक चालू हुआ ना, इसलिए पूछा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, कंपटीशन किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है वो निकालोगे कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। तो अभी आपके हिसाब से कंपटीशन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, आप बताइए मुझे। शिक्षण क्षेत्र में। शिक्षण क्षेत्र में, पर मुझे तो स्पोर्ट्स लग रहा है। ठीक है, देखो किसी को भी लग सकता है ना, तो हाँ। उसके लिए भी, हाँ, तो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो। जैसे आपने अपनी समस्या का निकाला ना कि क्वेश्चनियर भेजा सबको और पूछा कि आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, वैसे ही आप एक और क्वेश्चनियर बना सकते हो, है ना, कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन से फील्ड में है, ऐसे करके उसको सर्कुलेट कर दो।
तो वहां से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। सबसे ज्यादा % लोगों ने जिसको मार्क किया रहेगा, तो आपके पास एकदम साइंटिफिक डेटाबेस है कि सब लोग एक्चुअली इस फील्ड में अपने आप को सबसे ज्यादा मानते हैं कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा कंपटीशन है ना। आपके पास डेटा आते जा रहा है ना, डेटा आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं, ऐसे 100 लोग मानते हैं या 200 लोग 300 लोग मानते हैं कि ऐसा, 500 लोग ऐसा मानते हैं कि ये है। ओके, तो आपने निकाला कि आपके हिसाब से या लोगों को जब आपने क्वेश्चनियर भेजा कौन से फील्ड में कंपटीशन ज्यादा है, तो क्या निकल के आया? एजुकेशन या स्पोर्ट्स, जो भी समझा, मान लो एजुकेशन आ गया, अभी ज्योति जी ने बोला हम उनका ही ले लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, तो आप एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करोगे? जो एजुकेशन के फील्ड में है ना, वही लोग चाहिए ना आपको, दूसरे लोगों को तो लेने नहीं जाओगे, यही लोग चाहिए। अब ये लोग को लेने के लिए तो मतलब ये आपके क्या हो गए? ये आपके वेरिएबल हो गए, ये आपके लोग हो गए जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। अब ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे आपको? इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेजेस में मिलेंगे, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वहां मिलेंगे। तो अब उनके पास जाओगे, अब आपको जो रियल एक्सपेरिमेंट करना होता है पीएचडी में, उसमें मिनिमम 250 लोग चाहिए एक टीम में, दूसरे टीम में 250 चाहिए। या तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 500 लोगों के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करोगे। लेकिन 500 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से तो अच्छा है, पहले आप क्या करोगे? सैंपल लोगे। तो पहले मैं एक सैंपल सेलेक्ट करके उनके ऊपर कर लेते हैं, बाद में मेन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आने के बाद आपने फिर उसका एक हाइपोथेसिस बनाया, टाइटल बनाया, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू करके आपने हाइपोथेसिस को फिर से रीडिफाइन किया। ओके, और उसके बाद फिर आपको लगा कि आपको ये पता चल गया कि मुझे किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी वजह से आपको आपके सब्जेक्ट मिल गए कि मुझे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। अब सब्जेक्ट मिल गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप उनका क्या क्या टेस्ट करने वाले हो? जैसे स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट के लेने वाले हो, या एक इंस्टीट्यूट में जाके अलग अलग तैयारी, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की कर रहा है, कोई आईसीएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ऐसे सभी लोगों को लेने वाले हो कि कोई एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड के लेने वाले हो? वो भी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपने वो भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आपको लगा कि 500 लोगों को कर लूंगी, उससे अच्छा पहले मैं थोड़ा सा एक सैंपल सेलेक्ट करती हूँ। तो आपने क्या किया? पहले 20 लोगों को ही सेलेक्ट किया, 20 लोगों को सेलेक्ट किया, और आपको अब क्या उनको कराना है? योगा प्रैक्टिसेस करवानी है कि योगिक प्रैक्टिसेस से, है ना, कंपटीशन का जो दुख है वो कम होता है, या कंपटीशन का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। आपने ये टाइटल बनाया है, ये आपका हाइपोथेसिस है। तो आप क्या करोगे? 20 लोगों को आपने लिया है, और ये 20 लोगों को जो आपने प्रोग्राम डिजाइन किया है, अभी वो प्रोग्राम कहाँ से डिजाइन करोगे? स्ट्रेस दूर होता है, तो स्ट्रेस दूर होने के हमारे कौन कौन से आसन है, कौन कौन से प्राणायाम है, उसके लिए भी आपको सब स्ट्रेस वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। स्ट्रेस होता कहाँ पे है? ब्रेन में होता है। उसका असर कहाँ पे होता है? हमारे ऑर्गन्स पे होता है ना, हमारे सिस्टम पे होता है। तो वो कौन कौन से सिस्टम है, वो सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आसन, प्राणायाम, षटक्रिया प्रैक्टिसेस है, वो सब आपने योगा की, है ना, बहुत सारी बुक पढ़ी, और वहां से अपना एक प्रोग्राम बना लिया आपने कि ये ही प्रैक्टिसेस मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस, है ना, हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड पे, या हमारे दूसरे ऑर्गन पे जो उसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं स्ट्रेस आने से। तो आपने वो सब प्रॉब्लम, वो सब आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद या षटक्रिया का एक प्रोग्राम बना लिया, आधे घंटे या 45 मिनट्स का, ठीक है। और आपने ये 20 लोगों को, ऐसे तो आपको जो एक्सपेरिमेंट, मेन एक्सपेरिमेंट है उसमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन इनको आपने एक 30 दिन का एक प्रोग्राम ले लिया उनको, ये 20 लोगों को, ठीक है। तो उससे आपका जो सैंपल का डेटा कलेक्ट हो गया। सैंपल में आपने जब उनको योगा सिखाया और उनका कंपटीशन में जो स्ट्रेस का लेवल था, और स्ट्रेस लेवल आपने क्या किया? पहले चेक कर लिया आपने स्ट्रेस लेवल, जब उनको योगा सिखाने से पहले
और योगा सिखाने के बाद, है ना, ऐसे स्ट्रेस लेवल चेक कर लिया। या तो आप क्या कर सकते हो, 20-20 का 2 टीम बनाओगे। एक टीम को आपने बनाया और उनको बोल दिया कि उनको सिर्फ नाम लिख के रख लिया, उनको कुछ योगा प्रैक्टिसेस आपने नहीं सिखाई और उनका स्ट्रेस लेवल आपने नोट डाउन कर लिया। एक ग्रुप है, उसको 20 लोग हैं, उसको आपने योगा सिखाया और उनका स्ट्रेस लेवल क्या है वो नोट करके रख लिया। तो ग्रुप बी को आपने फिर 1 महीना योगा सिखाया और फिर से उनका स्ट्रेस लेवल चेक किया। स्ट्रेस लेवल चेक किया तो उसमें कुछ तो डिफरेंस आया, लेकिन जो ग्रुप ए था, है ना, मेन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो था, तो मेन ग्रुप मतलब जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, और दूसरा एक ग्रुप रहेगा ग्रुप बी जिसको आप एक्सपेरिमेंट नहीं, उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में। तो वो ग्रुप को आपने क्या किया, फिर से 30 दिन के बाद उसका भी स्ट्रेस टेस्ट किया। तो आपने देखा कि जो ग्रुप ए है जिसमें हमने योगा नहीं सिखाया, उनका स्ट्रेस लेवल जितना पहले था 1 महीने बाद भी उतना ही है। लेकिन जो हमारा ग्रुप बी है जिनको योगा सिखाया है, उनका स्ट्रेस लेवल पहले जितना था, 30 दिन योगा सिखाया तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। तो ये सैंपल में ही हमें पता चला कि कुछ तो अंतर होता है। तो मैं अगर 6 महीना सिखाऊंगी तो और ज्यादा अंतर आएगा या और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। तो ये आपका सैंपल था, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने बड़ा जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए भी आपने 2 टीम बनाई, 500 लोगों को सेलेक्ट किया, 500 लोगों में से आपने 2 टीम बनाई। एक में 250 लोगों को रखा, फिर दूसरे में 250 लोगों को रखा। तो एक जो टीम ए और टीम बी ऐसे नाम देते हैं। तो टीम ए को आप योगा नहीं सिखाने वाले हो, टीम बी को आप योगा सिखाने वाले हो, ठीक है। तो टीम ए को आपने कुछ भी योगा नहीं सिखाया, बस उनका जो भी कंपटीशन में उनको जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है और उसकी वजह से जो डिजीज आती है वो सब नोट डाउन करके रखोगे, या उनका बीपी कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, एज कितना है, ये सब रिकॉर्ड रखोगे आप, क्योंकि आपको बताना है ना कितने से कितने एज ग्रुप वालों को ले रहे हो। अगर स्टडी में कंपटीशन है तो हम लोग मान सकते हैं 18 साल से लेके 25-26 साल तक के जो लोग हैं ये ग्रुप में आते हैं, है ना। तो ऐसा एक तो उनका सबका एज भी आपको लेना पड़ेगा, उनका वेट भी लेना पड़ेगा, उनका वजन कितना है ना, और उनका आईक्यू लेवल भी आप ले सकते हो कि भाई आईक्यू लेवल, तो आपको ये भी पता चलेगा आईक्यू लेवल के इससे भी कुछ असर होता है क्या। तो जितना ज्यादा उनके बारे में आप ले सकते हो इंफॉर्मेशन, उतना आप नोट डाउन करोगे पहले। फिर ग्रुप बी को योगा सिखाया आपने 6 महीना, और फिर आपने उनको फिर से वही सारे टेस्ट लिए दोनों ग्रुप को, है ना, फिर से वही सारे क्वेश्चनियर या वही सारे टेस्ट किए, फिर उसका सब रिजल्ट निकाला, उनका हाइट वेट, है ना, वो सब वापस चेक किया, उनका स्ट्रेस लेवल चेक किया आपने, या उनका बीपी चेक किया, वो सब चेक किया आपने। तो बी में जो था, जिस ग्रुप को आपने योगा सिखाया था, आपने देखा उनके ऊपर अच्छा असर हुआ है, और ग्रुप ए में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इस तरह से आपको रिजल्ट निकल के आया। ओके, अब रिजल्ट निकल के आया तो ये क्या हुआ, ये जो रिजल्ट निकल के आया वो है आपका डेटा कलेक्शन। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट वाला मेथड था, तो क्या था, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च था। तो मेथड, रिसर्च का मेथड कौन सा रहेगा, क्वांटिटेटिव रहेगा, है ना। एक्सपेरिमेंटल है या क्वांटिटेटिव है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी है, नंबर है। क्वालिटी मतलब कौन सा, थियरी वाला करेंगे तभी। ओके, तो आपका रिसर्च का मेथड डिफाइन हो गया, आपने रिसर्च कर लिया, फिर डेटा कलेक्ट कर लिया, सब पूरा सबका रिकॉर्ड रख लिया। अब डेटा को आपने एनालाइज भी कर लिया, उसको स्टैटिकल फॉर्म में ग्राफ में बना दिया, प्री एंड पोस्ट का, कि पहले इतना था बाद में इतना हुआ। ओके, अब उसको डेटा को एनालाइज भी कर लिया आपने कि कौन सा कम है, ज्यादा है, और उसके बाद आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि योगा प्रैक्टिसेस, ये योगा प्रैक्टिसेस करने से उनका तनाव कम होता है, या कंपटीशन में उनको ज्यादा सहायता मिलती है, तनाव उनके कंपटीशन के दुख को कम करता है। ये आपका रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया। क्लियर है क्या सबको?
अभी मुझे फिर से बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसके स्टेप्स याद हो जाए। बताइए, कोई भी एक बताइए तो मैं पीपीटी ओपन करती हूँ, अब सिखाती हूँ फिर आगे का। देखो अभी मैंने जितना बताया ना, माधुरी जी के अलावा और कोई बताइए, क्योंकि वही सुन रहे हैं, वही बता रहे हैं, बाकी मुझे किसी का आ ही नहीं रहा है। तो मुझे ये जानना है कि बाकी सब लोग सुन रहे हो कि नहीं, क्योंकि अभी 4th सेम में जाओगे तो फिर वापस रिसर्च जब बनाने की बारी आएगी तब वापस और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी मेहनत करें हम लोग थोड़ा। हाँ मैम, समझ में आ गया। हाँ, क्या समझ में आया वो मुझे बताइए। क्या स्टेप्स होते हैं, रिसर्च कैसे करते हो, क्या क्या स्टेप्स है उसमें, बताइए। पहले तो स्ट्रेस के लिए जो योगासन है, प्राणायाम है, वो लेना हाँ। चाहिए। हम्म, फिर 20-20 के अलग टीम बनानी चाहिए, हम्म, ए और बी ग्रुप करना चाहिए उनको, और ये को सिखाना चाहिए। फिर उनको क्या फायदा हुआ 1 महीने बाद देखना चाहिए, उनका स्ट्रेस लेवल देखना चाहिए। फिर बी ग्रुप का देखना चाहिए। इतने तक समझ में आया मैम मुझे। ओके, ठीक है, चलो कुछ तो समझ में आया। अभी मैं आपको फिर से लेकिन ये स्टेप्स को रिवाइज कर देती हूँ। पहला हाइपोथेसिस, हाँ, चलो ये है ना, ये स्टेप्स को याद रखो, है ना। पहला हम रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढना है, समस्या क्या है, किसके ऊपर आप समाधान चाहते हो, किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, वो सवाल पूछो, क्यों करना चाहते हो रिसर्च, कौन सी समस्या का समाधान करना चाहते हो वो। तो प्रॉब्लम क्या है वो, पहले प्रॉब्लम निकालो, फिर बुक पढ़ो सब उस प्रॉब्लम के ऊपर, फिर टाइटल बनाओ, हाइपोथेसिस बनाओ, फिर रिसर्च डिजाइन करो कि कैसे आप रिसर्च करने वाले हो, फिर सैंपल ढूंढो, 20 लोगों का जो लेते हैं वो सैंपल डिजाइन करना हुआ, वो 20 लोगों का सैंपल डिजाइन करके जो डेटा आया वो कलेक्ट किया, और मैंने बोला ना बीच बीच में क्वेश्चन बनाना, वो डेटा कलेक्ट करना। फिर आपने जो मेन प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट किया, मेन प्रोजेक्ट में जो डेटा आया उसको लिया, अब उसको डेटा को आपने कंपेयर किया, पहले और बाद में है वो, और उसके बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकाला और उसका रिजल्ट आया, कंक्लूजन निकाला। ये पूरा आपका रिसर्च है। मैम पहले से स्लोली बताओगे? हाँ, पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, पहले आप वो देखोगे, है ना, क्या समस्या है सोसाइटी में, किसके ऊपर रिसर्च करना है, फिर उसके ऊपर बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ने के बाद आपको समस्या समझ में आए तो अपना टाइटल दोगे, एक शीर्षक बनाओगे उसका, रिसर्च का शीर्षक बनाएंगे तो हम डिजाइन कैसे, मतलब वो रिसर्च को हमें करना कैसे है, कौन कौन सा काम करेंगे, किसको लेने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं, कौन करने वाला है, हमें कौन सी मशीन चाहिए, कितना पैसा लगेगा, है ना, वो सब हमें उसको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर हम लोग उसके लिए सैंपल लेंगे, मतलब 500 लोगों के ऊपर रिसर्च करने से अच्छा है कि पहले हम 20 लोगों के ऊपर कर लें, क्या आ रहा है वो चेक करना, वो सैंपल डिजाइन बोलते हैं। और ये सैंपल डिजाइन में जिन लोगों के 20 लोगों के ऊपर जो आपने रिसर्च किया उसका क्या रिजल्ट आया, वो हो गया डेटा कलेक्शन। अभी वो आपका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो आप जो मेन प्रोजेक्ट है 500 लोगों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट चालू करोगे, फिर उसमें जो डेटा आएगा, जो सब निकल के आएगा वो आप उसको लोगे, फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, मतलब आपने जो शीर्षक लिया था वो शीर्षक मान्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालो कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि हाँ योगा करने से तनाव दूर हुआ है सभी का, क्योंकि तनाव का जो टेस्ट आपने किया वो सभी का कम हुआ, तो उससे रिजल्ट निकल के आएगा कि योगा करने से तनाव दूर होता है। ओके, यस मैम, थैंक यू। चलो अभी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है।
research problem is one which requires a researcher to find out the best solution for the given problem. अगर आपके सामने कोई समस्या आई है तो उस समस्या का क्या समाधान करोगे? आपके समाज में जो समस्या है, अभी आप लोग योगा टीचर हो तो हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड समस्या कोई देख पाओगे, है ना? तो वो समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करना है और उसका बेस्ट समाधान क्या हो सकता है। तो चलो आप वापस एक रिसर्च बनाओ टॉपिक, है ना? अभी जो आप सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अभी रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगी आपको? किसके ऊपर रिसर्च करना है, ये प्रॉब्लम ही क्या है, वो कहाँ से पा सकते हो आप? खुद के एक्सपीरियंस से। खुद के एक्सपीरियंस से कैसे होगा? जैसे कि आपने योगा क्यों ज्वाइन किया? आपको कुछ मानसिक या शारीरिक कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने योगा ज्वाइन किया और आपको उससे फायदा मिला। तो आपको लगता है कि यार ये योगा अगर मैं दूसरों को भी सिखाऊं तो उसको भी फायदा हो, तो ये आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से भी आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपको मालूम पड़ता है या आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। ये साइंटिफिक लिटरेचर से आपने कोई किताब पढ़ी और उस किताब में आपको कोई टॉपिक ऐसा लगा कि अरे ये जो प्राणायाम है, ये हर एक बुक में अलग अलग प्रकार दिए हैं प्राणायाम के, तो वो सब क्या है, कौन कौन से हैं और कितने प्राणायाम हैं, उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया या उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, या कोई थियरी है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो आप। ओके, तो इन सब जो है ये सोर्स है, ये सब आप पढ़ोगे ना तब आपको आपके रिसर्च प्रॉब्लम समझ में आती है कि कौन से किसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अभी रिसर्च प्रॉब्लम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप विथ सम डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। अगर किसी एक को कोई समस्या है या पूरे ग्रुप को, पूरा ग्रुप मतलब पूरे समाज को किसी प्रकार की समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हो, है ना? तो वो एक आपका रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च दैट आर टू बी अटेंड। आप रिसर्च करके क्या हासिल करना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है आपका, क्या हासिल करोगे, है ना? वो जो हासिल करना चाहते हो या जो पाना चाहते हो वो भी आपकी रिसर्च की एक समस्या हो सकती है। द इन्वायरमेंट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और जिस इन्वायरमेंट में वो प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हमारी समस्याएं अलग हो सकती है, जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनकी समस्या अलग हो सकती है ना? तो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो समस्या है उसके प्रॉब्लम का समाधान करने भी आपका रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। टू और मोर कोर्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव। और कोई समस्या है उसका एक समाधान तो पहले बताया जा चुका है, लेकिन आप कोई दूसरा समाधान चाहते हो उसका, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपका स्टडी जो रिसर्च क्यों करना है, उसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सारी चीजें आपके रिसर्च के प्रॉब्लम में आ सकती है ना? कोई भी एक प्रॉब्लम आई या एक समस्या आई या एक लक्ष्य आपको मिला, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम सेलेक्ट कैसे करोगे कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा आपको? पहले तो ओवरडन, किसी ने उसके ऊपर पहले कुछ काम किया है क्या, वो आप देखोगे। ठीक, वो कंट्रोवर्शियल तो है कि नहीं है, अगर कंट्रोवर्शियल हुआ तो उसको छोड़ सकते हो। अगर ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारा हो गया रिसर्च, आप क्या नया करोगे उसमें, तो भी आप उसको छोड़ सकते हो। टू नैरो और टू वेग, है ना? अगर आपको लगता है यार रिसर्च तो करना है लेकिन इतना इसमें ज्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, बहुत छोटा ही है ये, या ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, या उसको करने के लिए स्कोप नहीं है ज्यादा कुछ ना। इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट लेने वाले हो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको कैसे मिलेंगे। क्वालिफिकेशंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ अ रिसर्चर, आपकी खुद की ट्रेनिंग कितनी है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कितना मालूम है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है।
कॉस्ट कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा वो भी डिसाइड करेगा, टाइम कितना लगेगा, और प्रिलिमिनरी जो स्टडी है वो क्या है। तो ये सब करके भी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सिलेक्शन आप कर सकते हो, अगर इन सब के बारे में आपको मालूम रहेगा तो। Now, necessity of defining a research problem explained. The problem to be investigated must be defined unambiguously, जिसका सिंगल इंटरप्रिटेशन हो, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका दूसरा सोल्यूशन ही नहीं हो. For that will help to discriminate relevant data from the irrelevant ones. Okay, a proper definition of research problem will enable the researcher to be on the track, whereas an ill-defined problem may create hurdles. आपका जो प्रॉब्लम है ना उसका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए. अगर आपका सिलेक्शन ध्यान से नहीं हुआ, आपने अच्छे से लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, तो उससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है. आपका टॉपिक चेंज हो सकता है या आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, ये सब हो सकता है. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ढूंढो जिसका है ना कोई एक सोल्यूशन हो, या आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं वैसा, है ना. और कोई एक ही, मतलब बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो कि ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, ऐसा ना. कोई एक सोल्यूशन हो, ऐसा आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. और रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन करो, उसको अच्छी तरह से जांच परख के ही उस प्रॉब्लम को देखो. नहीं है तो आसपास आपके जो कलीग है, वो जो फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे बात करो. ओके, और पूछो व्हाट डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि मुझे ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको जानने के लिए कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, वो जानने के लिए भी आप कोई डेटा कलेक्ट कर सकते हो. जैसे माधुरी जी ने बताया कि लोगों की समस्या अविद्या है, लेकिन आपको तो मालूम है, आपने योग सूत्र पढ़ा. दूसरों को भी एक पूछ लो ना एक बार कि लोगों की समस्या का मतलब लोगों की जो समस्या है उसका क्या कारण है. जब आप भेजोगे सबको क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग निकल के आएगा. तो उसके ऊपर काम करो, अपने मर्जी से कुछ मत करो, है ना. उसके लिए भी डेटा रखो. Now, techniques involved in defining a research problem. Okay, statement of the problem in a journal way, understanding the nature of the problem, surveying the available literature, developing the ideas through discussion, rephrasing the research problem into working proposition. अभी अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम आ गई है, तो वो प्रॉब्लम को आपको सिर्फ एक बार हमने रिसर्च का टॉपिक टाइटल बना लिया या रिसर्च के लिए हमें प्रॉब्लम मिल गई है, तो ऐसा नहीं कि हम उसी प्रॉब्लम को लेंगे. शायद लिटरेचर रिव्यू करते करते हमें दूसरी प्रॉब्लम में मिल जाएगी. तो पहले तो देखो उस समस्या को हम क्या एक दो लाइन में लिख सकते हैं क्या, स्टेटमेंट में लिख सकते हैं क्या, या उसके लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम एकदम छोटे में डिफाइन होनी चाहिए, और प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है वो, और वो प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास कुछ ग्रंथ अवेलेबल है कि नहीं, कुछ किताब है कि नहीं है, कुछ डेटा है कि नहीं है ना. ये भी देखो. ऐसे ही कुछ मत करने जाओ. आप बोलोगे मुझे समाधि के ऊपर करना है, समाधि के लिए आपको लोग मिलने चाहिए ना, या समाधि किसी ने किया है उसके ऊपर करना है प्रैक्टिकल, तो ऐसा कोई मिलना चाहिए जिसको समाधि लगी है, नहीं तो कहाँ से करोगे. और इसके लिए आप अपने जो आप जब किताबें पढ़ते हो रिसर्च के लिए, आपके जो टीम है, कलीग है, आपके दोस्त हैं, है ना, जो या जिनको उस टॉपिक के बारे में मालूम होगा, उनके थ्रू डिस्कस करो, और फिर से अपनी समस्या को जो है और रीडिफाइन करो और डिफाइन करो और ज्यादा उसके ऊपर काम करो. जितना ज्यादा उसके ऊपर समस्या के ऊपर आप काम करोगे, उतना अच्छी समस्या आपको निकल के आएगी. अभी जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 तरीके से लिखा है, मुझे बात वही जाननी है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको 3 तरीके से बताया है. अभी जो बेस्ट तरीका है वो इतना छोटा सा सिंपल सा है. Why productivity in Japan so much higher than in India? जो है ना, जापान में इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन है. मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों है, इंडिया में प्रोडक्शन कम क्यों होता है, या जापान में इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन क्यों है. ये इतने ही लाइन में मैंने लिख दिया.
तो दिस इज द बेस्ट कि इतना छोटा सा होगा, एकदम क्लियर होगा। लेकिन अगर उसको और आगे बढ़ाना है तो what factors were responsible for the higher labor productivity of Japan's manufacturing industries during the decade 1971 to 1980s relative to India's manufacturing industries? अभी अगर और थोड़ा स्पेसिफाई करना है तो आपने ये 2 ईयर के बीच में क्या था उसको ही आप डिफाइन करोगे। ओके और उसके बाद अगर आपको जाना है to what extent did labor productive in 1971 to 1980s in Japan exceed that of India in respect of 15 selected manufacturing industry? अगर है ना 300-400 इंडस्ट्री रहेगी, सबको तो कर नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, तो उसको और ज्यादा कंसाइज कर दो कि मैं सिर्फ ये 15 कंपनियों के बारे में जानूंगा। What factors were responsible for the productivity differential between the two countries by industries? इन दोनों कंट्रीज में प्रोडक्शन का क्या डिफरेंस था, और ये मैं 15 ही कंपनी को लूंगा, और ये है ना 1971 से 80 तक ये जो 9 साल थे, इसके बीच में ही जो हुआ उतना ही मुझे डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर ही रिसर्च करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको और ज्यादा कंसाइज होते जाओगे, और ज्यादा लिमिटेड कर सकते हो, तो और ज्यादा इजी होगा आपके लिए करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं यहाँ पे आज स्टॉप करती हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।